भारत के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को लेकर अब ब्रिटेन से दखल देने की कोशिश किस तरह से हो रही है, इंटरनेशनल कैंपेन में भारत का कौन सा लिंक सामने निकल कर आ रहा है, क्या है ये पूरा मामला, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही। साथ में ये भी जानेंगे कि भारत ने यूक्रेन के एम्बेसडर को अचानक से क्यों समन किया था, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने भारत और पाकिस्तान को मीडिएशन का कौन सा ऑफर दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही भारत के लिए क्या डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की ठेकेदार एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के बारे में, क्योंकि ये मैडम एक बार फिर से मोदी सरकार को गिराने, प्रधानमंत्री मोदी का रेजिग्नेशन मांगने फिर से सामने आ गई हैं। भारत के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि जानी मानी एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ब्रिटेन में एक स्टूडेंट रैली में शामिल हुई हैं, जो ब्रिटेन में इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज की थी। दरअसल भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्हीं के विंग के कुछ स्टूडेंट्स जो ब्रिटेन के अंदर वहां पर जाकर हायर एजुकेशन करने के लिए गए हुए हैं, इन्होंने वहां पर जाकर मोदी सरकार और पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाने के लिए वहां पर एक बहाने से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। इसी प्रोटेस्ट के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की स्टूडेंट विंग ने ग्रेटा थनबर्ग को भी इनवाइट किया था, और ग्रेटा थनबर्ग यहाँ पर आई थी और भारत सरकार के खिलाफ इस रैली में शामिल भी होते हुए ग्रेटा थनबर्ग ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी दी है, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स ने हम सबको प्राउड फील करवाया है, भारत के स्टूडेंट्स पर हमको बहुत ही गर्व है, उन्होंने हमको होप दी है, उम्मीद दिखाई है, और उन्होंने दिखाया है कि जब लोग एक साथ आते हैं और एक साथ मिलकर खड़े होते हैं तो कितनी बड़ी ताकत पैदा हो सकती है। ये मूवमेंट हम लोगों की ताकत का असली मतलब दिखाती है। इससे पता चलता है कि लोगों की असली ताकत क्या है। भारत के स्टूडेंट्स ने जो जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी और लोकतंत्र और आजादी के लिए जो उनका संघर्ष था, ये सिर्फ उनका नहीं था बल्कि हम सबका संघर्ष था। इसलिए दुनिया भर के लोगों को भारत के स्टूडेंट्स के साथ सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए और इंडियन स्टूडेंट्स का सपोर्ट करना चाहिए। ये कहना है ग्रेटा थनबर्ग का। अब ये पहली बार नहीं है जब ग्रेटा थनबर्ग ने भारत के खिलाफ किसी मामले में दखल दी हो। इससे पहले भी साल 2022 में भारत के किसान आंदोलन के समय ग्रेटा थनबर्ग ने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, और इस समय भी ग्रेटा थनबर्ग एक टूल किट का हिस्सा बन रही है। साथ में हमको यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में भी बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो इनको अपना नाम कम्युनिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया करना चाहिए, क्योंकि ये जब स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का नाम इस्तेमाल कर इस बैनर के साथ किसी विदेशी धरती के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, तो फिर वहाँ के लोगों को इनकी सच्चाई और इनके असली चेहरे का पता नहीं चलता है कि ये कौन सी विचारधारा के लोग हैं, और वहाँ के लोगों को लगता है कि ये भारत से कोई नॉन पॉलिटिकल स्टूडेंट्स का संगठन है। दूसरा पॉइंट ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्टूडेंट विंग को ये प्रोटेस्ट ब्रिटेन ले जाने की जरूरत ही क्या थी, जब भारत में कॉकरोच जनता पार्टी और नीट स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया है, सरकार एक नया कानून ला रही है और मसला बिल्कुल शांत हो गया है। उसके बाद भी ब्रिटेन में ये प्रोटेस्ट कर ऐसा क्यों पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे भारत में इमरजेंसी वाले हालात हो गए हैं, स्टूडेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है। आई होप कि ये लेफ्ट विंग वाले कभी तो देश हित के बारे में सोचें और अब भारत के बाद विदेशी धरती के ऊपर जाकर भारत को बदनाम ना करें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूक्रेन को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूक्रेन ने ब्लैक सी में एक कमर्शियल शिप के ऊपर हमला किया था, जिसका नाम था MV ओमोर्फी। इसके ऊपर 4 इंडियन सवार थे और हमले में एक इंडियन की जान चली गई थी, जबकि बाकी सेफ हैं। इसलिए आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में यूक्रेन के एम्बेसडर डॉक्टर ओलेक्जेंडर पोलिशचुक को समन कर बुलाया था और इंडियन क्रू मेंबर्स और भारतीय सी फेयरर्स के ऊपर हमले को लेकर नाराजगी दर्ज करवाई, यानी अगेन वही सेम प्रोटोकॉल। समन कर विदेश मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी की है, जिसमें स्टेटमेंट देकर बताया है कि हमने यूक्रेन के एम्बेसडर के सामने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया है और सिविलियन क्रू मेंबर्स की कैजुअलिटी को अवॉइड करने के लिए कहा है। यूक्रेन की सरकार ने भी इसके बाद एक स्टेटमेंट इशू की है और इंडियन की जान जाने के ऊपर अफसोस जताया है, और स्टेटमेंट में सारे युद्ध और हालातों का दोष रशिया के ऊपर डाल दिया है। वैसे इन सब चीजों को देखकर मेरी तरफ से मैं आपको एक राय देना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास या आपको कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड शिपिंग इंडस्ट्री में काम करता है, मर्चेंट नेवी में काम कर रहा है, तो आप भी उसको सजेस्ट करेंगी, और मैं कहूंगा कि फोर्सफुली समझाने की कोशिश करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी और ब्लैक सी, इन तीनों रीजन्स को अवॉइड करें, यहाँ की सेल के ऊपर ना जाएं, क्योंकि भारत सरकार सम्मन कर कड़ी निंदा की एक स्टेटमेंट इशू करने के अलावा इस समय और कुछ करते दिखाई नहीं दे रही है। और अगर कोई घटना हो जाती है तो पीछे उनके फैमिली मेंबर ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए आपके कांटेक्ट में अगर कोई भी सी फेयरर है तो आप उसको समझाने की कोशिश करें। बाकी ये समन गेम्स इसी तरह से आगे चलती रहेंगी और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश के बाद अब मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने भी भारत से सार्क समिट संगठन को दोबारा से रिवाइव करने की मांग कर दी है। मोहम्मद मिजू ने भारत से कहा है कि सार्क संगठन साउथ एशिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्षेत्रीय संगठन है। इसको दोबारा से एक्टिव बनाना रीजन में शांति, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन यानी कि आपसी साझेदारी के लिए बहुत ही जरूरी है। हम सार्क के सदस्य देशों से अपील करते हैं कि अपने मतभेदों को भुलाकर दोबारा से नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठें, अपने पर्सनल मतभेद पीछे छोड़कर रीजन की डेवलपमेंट और रीजन की शांति को प्राथमिकता दें और कोऑपरेशन की स्पिरिट के साथ आगे बढ़ जाएं। अगर इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आती है तो फिर मालदीव इनिशिएटिव लेने और मीडिएटर के रूप में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, ये कहना है मालदीव्स का। अब यहाँ पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने भारत और पाकिस्तान के बीच मसले को सुलझाने के लिए मीडिएटर का रोल प्ले करने का ऑफर दिया है। पिछले कल मालदीव्स का इंडिपेंडेंस डे था, उसी की स्पीच में मोहम्मद मिजू ने यह बयान दिया है। पहले बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल और अब मालदीव्स, ये सारे देश भारत से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सार्क संगठन को दोबारा से एक्टिवेट किया जाए, जो कि भारत सरकार नहीं कर रही है। अब कई लोगों को ये बिल्कुल भूल गया होगा कि जो सार्क एक समय के ऊपर इतना चर्चा में रहता था, वो संगठन साल 2016 के बाद से इनएक्टिव क्यों हो गया है। दरअसल हुआ ये कि साल 2016 के सितंबर महीने में उड़ी हमला हुआ था, जिसमें देश के कई सारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसी साल का जो सार्क समिट था वो होस्ट करना था पाकिस्तान को। सितंबर के ठीक 2 महीने के बाद नवंबर में, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान को सार्क समिट की मीटिंग होस्ट करनी थी, जिसके लिए सभी सार्क सदस्य देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान जाने थे। लेकिन उड़ी हमले के बाद भारत की सरकार ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हवाला देते हुए सार्क को बॉयकॉट किया था और भारत के बॉयकॉट करने के बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान, इन तीनों देशों ने भी समिट से अपना नाम वापस ले लिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान साल 2016 का सार्क समिट होस्ट ही नहीं कर पाया था। अब वो साल है और आज का साल है, भारत ने दोबारा सार्क के बारे में कोई बात ही नहीं की और हमने सार्क को दोबारा से रिवाइव करने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की सरकार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोक नहीं पाई है। सार्क के देशों के साथ मल्टीलेटरल कोऑपरेशन कम ना हो, इसलिए भारत ने बिम्स्टेक को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें पाकिस्तान तो नहीं था लेकिन सार्क के मैक्सिमम देश हैं। लेकिन अभी भी ये देश बांग्लादेश, मालदीव्स वगैरह पाकिस्तान के बिना रह नहीं पा रहे हैं और आज भी सार्क संगठन को दोबारा से रिवाइव करने की मांग कर रहे हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत की सरकार मालदीव्स के प्रेसिडेंट के इस ऑफर के ऊपर क्या जवाब देती है। जैसे ही विदेश मंत्रालय इसके ऊपर कमेंट करेगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। दरअसल पिछले कल कारगिल विजय दिवस था, जिसके लिए इंडियन आर्मी के चीफ जनरल धीरज सेठ सर वीर गति को प्राप्त हुए सोल्जर्स को याद में कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे थे। अब हुआ ये कि जब इंडियन आर्मी के चीफ अपनी गाड़ी से वहां पर नीचे उतरे तो उनकी ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में इस समय वायरल हो गई है और इस वीडियो का वायरल होने का कारण है इंडियन आर्मी चीफ की मारुति सुजुकी की कार। इंडियन आर्मी चीफ की व्हाइट कलर की कार देखने के बाद पाकिस्तान में एक डिबेट शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स, इवन जो उनके बच्चे होते हैं, उनके पास भी इससे बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। पाकिस्तान के जनरल BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर इस तरह की लग्जूरियस कारों से नीचे नहीं उतरते हैं, लेकिन दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश का आर्मी चीफ इतनी सिंप्लिसिटी के साथ सुजुकी की कार इस्तेमाल कर रहा है। इस वीडियो के बाद पाकिस्तान के लोग खुद ही इंडियन आर्मी की ऑनेस्टी और पाकिस्तान आर्मी के करप्शन को पॉइंट आउट कर रहे हैं और जो बाकी बची कसर है वो हमारे अफगानी भाई पाकिस्तान को जलील कर कर पूरी कर रहे हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि ये मुद्दा पूरी तरह से ऑर्गेनिकली पाकिस्तान के लोग ही उठा रहे हैं, भारत की इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर ये क्लिप्स लगातार वायरल हो रही हैं और पाकिस्तान के लोग खुद ही कंपैरिजन कर रहे हैं। इंडियंस का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि पिछले एक हफ्ते में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $1 बिलियन बढ़ गए हैं और अब भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स 676 बिलियन हो गए हैं। इसके साथ ही इंडियन रुपीस की बात करें तो आज एक US डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस 95 रुपीस 94 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैडम फाइनेंस मिनिस्टर के तौर के ऊपर कैसा काम कर रही हैं? क्या आप निर्मला मैडम से संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना, इनको भी धर्मेंद्र प्रधान की तरह बदल देना चाहिए? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।